जय गुरु स्टूडेंट, मैं डॉक्टर अमृता दत्ता, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, योगदा सत्संग महाविद्यालय। आज के इस वीडियो में आप रॉलेट एक्ट के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। ये जो रॉलेट एक्ट की जो ये टॉपिक है, ये सेमेस्टर 6 की है, पेपर CC 13, और जिसमें आप अनगिनत तथ्यों के बारे में अवगत होंगे। सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि रॉलेट एक्ट की रिपोर्ट क्या थी और रॉलेट एक्ट का इतिहास, उसकी स्थापना, उसके महत्वपूर्ण बिंदुएं, उसके मुख्य तथ्य, महात्मा गांधी रॉलेट एक्ट सत्याग्रह से किस तरह से जुड़े थे, चंपारण सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह, सबसे इम्पोर्टेंट जो इस एक्ट के द्वारा हुई थी वो है जलियांवाला बाग हत्याकांड, रॉलेट समिति, सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत। ये सब विशेष बिंदुओं की चर्चाएं इस वीडियो में होंगी। तो सबसे पहले हम लोग ये जान जाएं कि रॉलेट एक्ट की स्थापना कैसे हुई। तो 10 दिसंबर 1917 को रॉलेट एक्ट की स्थापना हुई थी। इस समिति के द्वारा लगभग 4 महीनों तक खोज की गई और रॉलेट समिति की एक रिपोर्ट में भारत के जांबाज देशभक्तों द्वारा स्वतंत्रता के लिए किए गए बड़े बड़े छोटे आतंकपूर्ण कार्यों को बढ़ा चढ़ाकर जो बड़े उग्र रूप में प्रस्तुत किया गया था। रॉलेट एक्ट के सभापति ने 15 अप्रैल 1918 के दिन अपनी रिपोर्ट भारत मंत्री की सेवा में उपस्थित की और उसी दिन वह भारत में भी प्रकाशित की गई। वह रिपोर्ट रॉलेट एक्ट की रिपोर्ट कहलाई। रॉलेट एक्ट का इतिहास के बारे में आप लोगों को जानकारी होनी चाहिए कि इसे काला कानून भी कहा जाता है। यानी कि काला कानून प्रस्ताव मार्च 1919 में भारत की ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में उभर रहे राष्ट्रीय आंदोलन को कुचलने के उद्देश्य से निर्मित कानून था। यह कानून सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता वाली सेडिसन समिति की सिफारिशों के आधार पर बनाया गया था। इसके अनुसार ब्रिटिश सरकार को यह अधिकार प्राप्त हो गया था कि वह किसी भी भारतीय पर अदालत में बिना मुकदमा चलाए उसे जेल में बंद कर सके। इस कानून के तहत अपराधी को उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने वाले का नाम जानने का अधिकार भी समाप्त कर दिया गया था। इस कानून के विरोध में देशव्यापी हड़तालें, जुलूस और प्रदर्शन होने लगे। भारत के जांबाज देशभक्तों द्वारा स्वतंत्रता के लिए किए गए बड़े बड़े और छोटे आतंकपूर्ण कार्यों को बढ़ा चढ़ाकर बड़े उग्र रूप में प्रस्तुत किया गया था। नौकरशाही के दमन चक्र, मध्यादेश राज, युद्ध काल में धन एकत्र करने और सिपाहियों की भर्ती में सरकार द्वारा कठोरता बरतते जाने के कारण अंग्रेजी शासन के खिलाफ भारतीय जनता में तीव्र असंतोष पनप रहा था। देश भर में उग्रवादी घटनाएं घट रही थी। इस असंतोष को कुचलने के लिए अंग्रेजी सरकार रॉलेट एक्ट लेकर आई। सरकार ने 1916 में न्यायाधीश सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में एक समिति गठित की जिसे आतंकवाद को कुचलने के लिए एक प्रभावी योजना का निर्माण करना था। रॉलेट कमेटी के सुधारों के आधार पर फरवरी 1918 में केंद्रीय विधान परिषद में 2 विधेयक पेश किए गए। इनमें से एक विधेयक परिषद के भारतीय सदस्यों के विरोध के बाद भी पास कर दिया गया। चलिए हम लोग रॉलेट एक्ट की स्थापना की मुख्य बिंदुओं और मुख्य बातों पर जाते हैं। मार्च 1919 में रॉलेट एक्ट में भारत में राज कर रही ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में उभर रहे राष्ट्रीय आंदोलन को खत्म करने के उद्देश्य से यह कानून बनाया गया था। यह कानून सर सिडनी ऑर्थर टेलर रॉलेट की अध्यक्षता वाली समिति की सिफारिशों के आधार पर बनाया गया था। इस एक्ट के आधार पर अंग्रेज सरकार को कुछ ऐसे अधिकार प्राप्त हो गए थे कि वह कोई भी भारतीय व्यक्ति पर अदालत में बिना मुकदमा किए उस भारतीय को कारावास में बंद कर सकती थी। इस कानून के आधार पर अपराध करने वाले को उसके खिलाफ मुकदमा करने वाले का नाम तक जानने का अधिकार भी समाप्त कर दिया गया था। इस कानून का विरोध करते हुए देश में कई हड़तालें, जुलूस और प्रदर्शन होने लगे। गांधी जी ने इन व्यापक हड़ताल का आह्वान भी किया। रॉलेट एक्ट से उत्तेजित भारतीय जनता बहुत नाराज थी। परिषद के सभी गैर सरकारी भारतीय सदस्य, यानी जो औपनिवेशिक सरकार के अधिकारी नहीं थे, उन्होंने कृत्यों के खिलाफ मतदान भी किया। इस अधिनियम को भारतीय नेताओं और जनता द्वारा व्यापक रूप से निंदा की गई थी। बिलों को ब्लैक बिल के रूप में जाना जाने लगा। परिषद के भारतीय सदस्यों को सर्वसम्मति के विरोध के बावजूद यह अधिनियम पारित किया गया था, जिनमें से सभी ने विरोध में इस्तीफा दे दिया था। इनमें मोहम्मद अली जिन्ना, मदन मोहन मालवीय और मजहर उल हक शामिल थे।
इस अधिनियम के जवाब में गांधी जी ने 24 फरवरी 1919 ईस्वी को सत्याग्रह सभा की स्थापना की और 6 अप्रैल 1919 को राष्ट्रव्यापी सरकारी दुकानों को बंद कराया गया और बड़े रूप से प्रदर्शन हुए। इसे रॉलेट सत्याग्रह कहा गया। जब कुछ प्रांतों में दंगों में कई लोगों को मार दिया गया, गांधी जी ने आंदोलन को रद्द कर दिया था, खासकर पंजाब में जहां स्थिति गंभीर थी। ब्रिटिश सरकार का प्राथमिक इरादा देश में बढ़ते राष्ट्रवादी आंदोलन को दबाना था। सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलेव के 2 लोकप्रिय कांग्रेस नेता गिरफ्तार किए गए थे। जब यह अधिनियम प्रभावी हुआ तब स्थिति से निपटने के लिए पंजाब में सेना को बुलाया गया तो विरोध और भी तीव्र हो गया था। हम लोग ये जाने कि रॉलेट एक्ट के तहत सरकार का अधिकार क्या था। तो इसमें 1919 में सरकार के कई अधिकारों को रॉलेट अधिनियम के तहत मान्यता प्राप्त हुई। इस अधिनियम के तहत सरकार का पहला अधिकार यह है कि वे उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकते हैं जो आतंकवाद में शामिल है। इस अधिनियम के तहत रॉलेट अधिनियम को लोगों द्वारा किए गए विरोध में भारतीयों द्वारा इस ब्लैक एक्ट के रूप में भी जाना जाने लगा। इस अधिनियम ने सरकार को आतंकवाद के संदेह के किसी भी व्यक्ति के परीक्षण के बिना अधिकतम 2 साल तक कैद करने का अधिकार दिया। इस अधिनियम ने एक विशेष अपराधों के त्वरित परीक्षण प्रदान किए, जिसमें 3 उच्च न्यायालय के न्यायाधीश शामिल थे। उस पैनल के ऊपर अपील की कोई अदालत नहीं थी। यह पैनल उन साक्ष्यों को भी स्वीकार कर सकता था जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम में भी स्वीकार्य नहीं थे। इस अधिनियम ने भारतीय राष्ट्रवादियों के बीच विपक्ष को उकसाया और इसे मोहनदास करमचंद गांधी ने राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह में प्रसारित किया, जिसे रॉलेट आंदोलन के नाम से भी जाना जाने लगा, जो अमृतसर के नरसंहार के साथ समाप्त हुआ। परंतु इसके पहले भी ऐसे बहुत सारे महत्वपूर्ण तत्व हैं जो आपको जानना चाहिए। रॉलेट एक्ट के बारे में मुख्य जो प्रमुख तथ्य थे वो पंजाब में विरोध आंदोलन बहुत मजबूत हो गया था। कांग्रेस के 2 उत्कृष्ट नेता 10 अप्रैल को डॉक्टर सत्या और डॉक्टर सफीउद्दीन किचलेव को गिरफ्तार कर लिया गया और अज्ञात जगह ले जाया गया। महिलाओं और बच्चों ने भी एक शांतिपूर्ण बैठक में भाग लिया था, परंतु वह बैठक जलियांवाला बाग हत्याकांड के रूप में बदल गया। महात्मा गांधी और रॉलेट सत्याग्रह, ये सबसे महत्वपूर्ण रॉलेट एक्ट की अगर आप बात करें तो रॉलेट एक्ट में सबसे महत्वपूर्ण सत्याग्रह क्या हुआ, तो ये महात्मा गांधी की सत्याग्रह थी, जो सन 1918 के नवंबर मास में युद्ध समाप्त हो गया था। भारत में स्वराज पाने को आशा स्वार्थ बलवती थी। उधर संकट में उभरे विजय ब्रिटेन के राजनेता भारत में अंग्रेज अधिकारी विजय पाकर गवर्नर बन गए थे। विजयोन्माद उन्हें दिनों दिन अधिक मदमस्त बना दिया गया था। अतः युद्ध में भारतीयों की सेवा और सहयोग की बात भुला दी गई थी। शांति संधि पर हस्ताक्षर हो जाने के बाद अंग्रेजी सरकार को भारत की तुष्टि के दिखावे की आवश्यकता नहीं रह गई थी। स्वतंत्रता की आशा दिलाकर वचन पालन करने की जगह अंग्रेजी सरकार भारतीय पूजा की रही सही स्वतंत्रता का भी अपहरण करने पर तुल गई थी। प्रथम विश्व युद्ध में भारतीयों का योगदान के बदले सरकार ने उन्हें मुआवजे के रूप में 20 अगस्त 1917 को भारत के राज्य सचिव एडविन एस मॉन्टेग्यू ने लोकसभा में घोषणा की कि ब्रिटिश नीति यह दृष्टि में रखती है न केवल प्रशासन के हर विभाग में भारतीयों का उत्तरोत्तर अधिक ससंग्रह हुआ, बल्कि स्वशासित संस्थाएं भी प्रदान की जाए ताकि ब्रिटिश साम्राज्य का अभिन्न अंग रहते हुए भारत को क्रमोन्नति से उत्तरदायी सरकार की प्राप्ति हो। इसे औपनिवेशिक दर्जे का वादा समझा गया। नवंबर 1918 में विजय पूर्वक युद्ध समाप्त हो गया। अशांति ने ज्यादा प्रतीक्षा नहीं की, वह 1919 के प्रारंभ में ही पैदा हो गई। युद्ध का अंत होने पर देश ने आशा की कि नागरिक स्वतंत्रता फिर से स्थापित कर दी जाएगी, लेकिन इसके विपरीत सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में एक कमेटी ने 19 जुलाई को एक रिपोर्ट प्रकाशित की, जिसमें वस्तुतः युद्ध की जो शक्तियां थी वो जारी रखने और सिफारिश की गई, जिसके अनुसार खुफिया पुलिस का राज, हर तरह की पाबंदी और शासन की निरंकुशता ज्यों की त्यों बनी रही। युद्ध की स्थिति में प्रजा का जो घेराबंदी की गई थी उसे सदा के लिए प्रजा की दास्ता के रूप में दिया जाने लगा।
रॉलेट एक्ट की प्रावधान और रॉलेट एक्ट के बारे में और कुछ जानकारियां हैं, जिसमें रॉलेट एक्ट को काला कानून की दर्जा दिया गया, जिसमें ना दलील, ना अपील, ना वकील के आधार पर लोगों को गिरफ्तार किया गया। कांग्रेस दल के रॉलेट के फैसले की बड़ी उग्रता से भर्त्सना की गई, लेकिन फिर भी सरकार ने सिफारिशों के अनुरूप एक विधेयक 1919 में इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में पेश कर दिया। रॉलेट बिल होने वाली काउंसिल में गांधी जी ने भी भाग लिया। उन्होंने गांधी जी को लिखा कि मैंने वायसराय से मिलकर बहुत अहिंसा की और निजी पत्र लिखे, कुछ चिट्ठियां लिखी, पर सब जंगल का रोना साबित हुआ। इनकी तत्कालीन प्रतिक्रिया यह हुई कि जो लोग उनके अनुयायी हैं उनके लिए एक प्रतिज्ञा पत्र तैयार किया जाए, जिसके हस्ताक्षर इस विश्वास पर किया जाए कि ये विधेयक अनुसूची है। इससे न्याय और स्वतंत्रता के सभी सिद्धांतों का उल्लंघन होता है एवं यह व्यक्ति के सभी अधिकारों को इसके कानून बन जाने पर उनके अंतर्गत प्रावधानों की तब तक सविनय अवज्ञा करते रहे जब तक कानून वापस न ले लिया जाए। इसी बीच विधेयक कानून का रूप ले चुका था। 18 मार्च 1919 को रॉलेट एक्ट कानून बन चुका था। सत्याग्रह आंदोलन का आह्वान इस युद्ध के दौरान, यानी इस शांतिपूर्ण युद्ध के दौरान शुरू हुआ। जिस समय रॉलेट एक्ट लागू हुआ उस समय महात्मा गांधी जी कस्तूरी रंगा आयगर जी के निमंत्रण पर मद्रास में थे, लेकिन 24 फरवरी 1919 को साबरमती आश्रम में सत्याग्रह की प्रतिज्ञा तैयार की, जो संभवतः 18 फरवरी को प्रकाशित हुआ। रेमिया रोला कहते हैं कि राजद्रोह का यह आंदोलन वास्तव में 28 फरवरी 1919 के दिन आरंभ हो चुका था। सत्याग्रह की प्रतिज्ञा क्या थी, ये आप लोगों को जानना चाहिए। महात्मा गांधी ने कहा है कि हमारा अंतःकरण पूर्वक विश्वास है कि 1919 के भारतीय दंड विधि यानी संशोधन विधेयक संख्या 1 और विधि अधिकार विधेयक संख्या 2 नामक विधेयक अन्यायपूर्ण स्वतंत्रता तथा न्याय के सिद्धांत और व्यक्ति के बुनियादी अधिकारों के लिए घातक और विध्वंसकारी है। अतः हम संकल्प लेते हैं हम ऐसे कानून की सविनय अवज्ञा करते रहेंगे और साथ ही हम संकल्प करते हैं कि इस संघर्ष में हम पूरी निष्ठा के साथ सत्य का पालन करेंगे और हिंसा नहीं करेंगे। किसी की भी जान माल को किसी भी प्रकार से नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। महात्मा गांधी ने कहा कि प्रत्येक मनुष्य के पास संकट निवारण के 2 बल हैं, एक शस्त्र बल और दूसरा आत्मबल। सत्याग्रह भारतवर्ष की सभ्यता का लक्षण केवल सत्याग्रह से ही हो सकता है। सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत की महत्वपूर्ण विशेषताएं ये थी कि दिल्ली में जब 6 अप्रैल की जगह एक सप्ताह पूर्व 30 मार्च को ही पुनः हड़ताल हुई। पुलिस के हुक्म के खिलाफ हजारों का जुलूस निकला था। हिंदू मुसलमानों की एकता का प्रमाण था कि दिल्ली की जामा मस्जिद में उस दिन आर्य समाज के प्रमुख नेता श्रद्धानंद ने एक विशाल सभा में भाषण किया था। राजधानी के इस समाचार से देश भर में नया उत्साह लहर लेने लगा था। गांधी जी ने बंबई में थे, उस टाइम गांधी जी बंबई में थे, पर 6 अप्रैल को श्रीमती नायडू और गांधी जी ने उपवास के साथ आंदोलन का शुभारंभ किया और सरकार द्वारा जब्त की गई किताबें बेची। सरकार से पंजीकरण कराए बगैर एक कानूनी साप्ताहिक पत्र जो सत्याग्रह की प्रतियां भी बेची। यह साप्ताहिक हर सोमवार को प्रकाशित होने लगी और इसमें सत्याग्रह के बारे में विशेष जानकारियां भी दी जाने लगी। 7 अप्रैल मथुरा और दिल्ली के बीच पलवल स्टेशन पर गांधी जी को उतार लिया गया और गांधी जी को आज्ञा दी गई कि आपके पंजाब में प्रवेश करने से अशांति बढ़ने का डर है, इससे आप पंजाब की सरहद में दाखिल ना हो। लेकिन गांधी जी ने इससे आज्ञा का पालन करने से मना कर दिया, इसलिए उन्हें वहां से बंबई ले जाया गया। सूरत पहुंचने पर उन्हें मुक्त कर दिया गया, लेकिन आंदोलन शीघ्र ही खासकर 9 अप्रैल को गांधी जी की गिरफ्तारी के बाद हिंसा के भंवर में फंस गया। दिल्ली, अहमदाबाद और अमृतसर जैसे क्षेत्रों में जनता का अभूतपूर्व गुस्सा उमड़ गया। 10 अप्रैल को गांधी जी की गिरफ्तारी का समाचार फैलने पर लाहौर में एक जुलूस निकाला गया। जुलूस में शामिल विद्यार्थियों पर पुलिस ने गोली चला दी।
एक भीड़ और सभा पर भी गोली वर्षा हुई। 3 नेताओं को निष्कासित कर दिया गया। इसमें सफुद्दीन किशोर सत्यपाल को पहले तो सार्वजनिक सभा में भाषण न देने को कहा गया, बाद में 10 अप्रैल को दोनों नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। उक्त दोनों घटनाओं से लोग भड़क उठे और इसलिए अप्रैल को अमृतसर सैनिक अधिकारियों को सौंप दिया गया और उसी रात ब्रिगेडियर डायर ने नगर का भार संभाल लिया। 12 और 13 अप्रैल को घोषणाएं जारी करके चेतावनी दी गई कि अगर सभाएं दी जाए यानी जुलूस निकाले गए तो हिंसात्मक कार्रवाई तो गंभीर परिणाम होंगे। जनता ने इन धमकियों का प्रतिवाद करने का निश्चय किया और 13 अप्रैल को तीसरी पहर में जलियांवाला बाग में एक सभा का आह्वान किया, लेकिन जनरल डायर ने मौका देखकर बिना सूचना दिए ही वक्त बंद सैनिक गाड़ियों के साथ जलियांवाला बाग को घेर लिया। बिना ऐलान किए जब लॉ लागू कर दिया, इस घटना के पश्चात अनेक जगहों पर हिंसा की घटनाएं हुई। सरकार के पास ऐसे व्यापक जन आंदोलन से निपटने के बारे में पहले का कोई अनुभव नहीं था। साथ ही गांधी जी ने भरोसेमंद स्वयंसेवक इस व्यापक हिंसा को नियंत्रित नहीं कर सके और स्वयं भी उसमें शामिल हो गए। सरकार की प्रतिक्रिया में भिन्नताएं रही। बंबई में गांधी जी साबरमती आश्रम गए, वहां उन्होंने 14 अप्रैल को एक सभा में भाषण दिया और हिंसापूर्ण कृत्यों की निंदा की। अहमदाबाद के लोगों ने भी हिंसापूर्ण कार्यवाही की। इसके प्रायश्चित स्वरूप गांधी जी ने 72 घंटे के उपवास की घोषणा की। साबरमती से गांधी जी सीधे नाडिसाद गए। वहां उन्हें पता लगा कि हिंसापूर्ण कार्रवाई छोटे छोटे नगरों में भी फैल गई थी। खिन्न होकर गांधी जी ने नडियाद वासियों से कहा कि सत्याग्रह का आंदोलन मेरी हिमाचल जैसी भूल थी और गोला बारूद बहुत बड़ी स्थिति में आगे बढ़ रही थी, यानी कि गोला बारूद बहुत ज्यादा चल रही थी जिससे गोलियां चलती रही। और उसके बाद 15 अप्रैल को पंजाब में मार्शल लॉ। अप्रैल तक सत्याग्रह का जोश ठंडा पड़ने लगा। गांधी जी उसे वापस लेने के लिए विवश हो गए, क्योंकि गांधी जी ने जिन्हें पंजाब में यानी अमृतसर, लाहौर, कसूर, गुजरानवाला आदि जो एरिया क्षेत्र था, गुजरात में उसके अहमदाबाद, बिरमगाम, नडियाद और बंगाल में कलकत्ता जैसे जगह में हिंसा में बहुत आघात पहुंचा और दुखी मन से कहा, मैंने लोगों को सविनय अयोग्य आंदोलन के लिए कहा, जबकि वे इसके लिए अपने आप को योग्य नहीं बना पाए थे और मुझे अपनी भूल हिमाचल जैसी भारी लगी। उन्होंने इस आंदोलन को 18 अप्रैल 1919 को आंदोलन के रूप में स्थापित किया और 10 मई 1919 के दिन कवि रविंद्रनाथ ठाकुर ने सर की उपाधि लौटा दी। गांधी जी ने जुलाई में स्थगित सत्याग्रह को समाप्त करने की घोषणा की, परंतु इन सारी बातों से हमें ये निष्कर्ष मिलता है कि इसमें एक लॉ तो बनी जिसके अधीन में या जिसके विपरीत में लोगों ने बहुत सारे कार्रवाई की, परंतु इसका बहुत दुखद परिणाम भी हुआ, जैसे कि राजनीतिक अभियान के रूप में या स्पष्ट आंदोलन रूप से असफल रहा, क्योंकि वह अपने अकेले लक्ष्य को रॉलेट एक्ट की निरस्त करने के लक्ष्य को भी नहीं पा सका। इसमें हिंसा भी शामिल हो गई, हालांकि उसे अहिंसक होना चाहिए था। गांधी जी ने माना कि अहिंसा के अनुशासन के लिए अपर्याप्त रूप में प्रशिक्षण जनता को सत्याग्रह का हथियार थमाकर उन्होंने भारी गलती की है। लेकिन यह आंदोलन फिर भी महत्वपूर्ण था, क्योंकि यह पहला राष्ट्रव्यापी जन आंदोलन था और कुछ समिति वर्गों की राजनीति से जनता की राजनीति में भारतीय राष्ट्रवादी राजनीति के रूपांतर के आरंभ का सूचक था। 17 अक्टूबर को गांधी जी का पंजाब जाने की अनुमति मिली। इंग्लैंड और भारत का जो संघर्ष भविष्य में 18 वर्षों तक जारी रहा, यह जलियांवाला बाग की दुर्घटना से शुरू हो गया था। यानी कि जलियांवाला हत्याकांड जो हुई थी, ये बहुत ही दुखद रॉलेट एक्ट का परिणाम स्वरूप था।